हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स क्लब। फ्रेंड्स, आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी के लेक्चर नंबर 6 में डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ज़्यादा डिमांडिंग टॉपिक जिसका नाम है ओम्स लॉ। अगर बात करूं अलग अलग बोर्ड्स जैसे कि सीबीएसई, जैसे कि आईसीएसई या वेरियस स्टेट्स बोर्ड जैसे कि यूपी बोर्ड है या एएमयू बोर्ड है, इन सभी बोर्ड्स में ये टॉपिक 3 मार्क्स में पूछा जाता है और जनरली इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। नहीं तो अलग, अब जैसे सीबीएसई की बात कर लें तो यार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो इससे देखने को मिलता ही है। ओके, सो इससे पिछला वाला जो लेक्चर था हमारा, लेक्चर नंबर 5, उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हम उस रिजल्ट का या उस डेरिवेशन का यहाँ पर पूरा यूज़ करेंगे ओम्स लॉ को डिराइव करने के लिए। तो अभी तक अगर आप लोगों ने लेक्चर नंबर 5 नहीं देखा है तो प्लीज़ आप लोग उस लेक्चर से ज़रूर गो थ्रू हो जाइएगा। और ये जो हमारा लेक्चर रहेगा आज ओम्स लॉ, इसको मैं आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन के ज़रिए जो मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ यहाँ पर, इस डेमोन्स्ट्रेशन के ज़रिए जो है और बेहतर तरीके से समझाएंगे इसको, ठीक है, ओम्स लॉ को। सो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। बहुत बेसिक से इंपॉर्टेंट लॉ को समझेंगे। यहाँ पर इस लॉ को समझने के लिए मैंने 3 केसेस माने हैं, केस ए, केस बी और केस सी। केस ए में मेरे पास यहाँ पर एक बैटरी है 2 वोल्ट की, केस बी में भी मेरे पास यहाँ पर एक बैटरी है यहाँ पर 4 वोल्ट, यहाँ पर केस सी में मेरे पास बैटरी है 8 वोल्ट की। केस ए में जो वायर यहाँ पर हमने यूज़ किया है वो वायर एल लेंथ का है और इसका एरिया है ए। एरिया कौन सा भाई? ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ए। और जो केस बी में मेरे पास वायर है वो भी सेम एल लेंथ का ही है और इसका भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है। और जो केस सी में मेरे पास वायर है वो भी एल लेंथ का है और उसका भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए ही है। अच्छा, ये तीनों वायर्स सेम टेम्परेचर 27 और 27 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन है और सभी पे लगने वाला जो प्रेशर है वो 1 पास्कल और 1 पास्कल यहाँ पे रखा गया है। अब मैं आपसे एक बेसिक क्वेश्चन ये जानना चाह रहा हूँ, ज़रा मुझे बताइएगा, और आप इस बात को जानते भी हैं क्या? यार एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पर 2 वोल्ट की बैटरी यूज़ करता हूँ तो 2 वोल्ट की बैटरी यूज़ करने की वजह से इस वाले वायर में, जो इस वाले सर्किट में जो करंट है वो करंट की वैल्यू सपोज करिए वो I1 है। और अगर इस वाले जो सर्किट में, जो बी वाला सर्किट है, इसमें 4 वोल्ट की मैंने बैटरी यूज़ करी है और इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है 4 वोल्ट की बैटरी यूज़ करने की वजह से वो करंट है I2। और जनाब इस वाली में जो करंट है वो है I3, 8 वोल्ट की बैटरी यूज़ करने की वजह से सी वाले सर्किट में। तो यार एक बात बताओ, यहाँ 8 वोल्ट की बैटरी, यहाँ 4 वोल्ट की बैटरी, यहाँ 2 वोल्ट की बैटरी, क्या आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं? मुझे पता है कितना कमेंट सेक्शन में बताओगे कितना, यहाँ पे बताओ कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि सबसे ज़्यादा करंट किस वाले केस में फ्लो होगा, यहाँ पे ए वाले में, बी वाले में या सी वाले में? तो आपका आंसर होगा सिंपल है यार, सबसे ज़्यादा जो बड़ी बैटरी है जैसे कि 8 वोल्ट की, उस वाले केस में सबसे ज़्यादा करंट फ्लो होगा। तो ठीक है, 8 वोल्ट वाली जो बैटरी है उसमें सबसे ज़्यादा करंट फ्लो होगा, यानी कि I3 सबसे ज़्यादा होगा, I2 उससे कम होगा और I1 सबसे कम होगा। ये बात बिल्कुल ठीक है और यही बात सर साइमन ओम ने भी अपने लैब में एक्सपेरिमेंट के दौरान देखी थी। उन्होंने भी सिंपली बेसिक सी बातें रखी, क्या कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, इफ़ द फिजिकल कंडीशंस like temperature, pressure, length of the wire and area of cross section of wire remains constant, word use किया हमने यहाँ पर, remains constant। ओके यार इसकी क्या ज़रूरत थी? अभी आगे आपको बताऊंगा इस चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो यदि हम किसी तार की लेंथ, उसका एरिया, उसका टेम्परेचर, उसका प्रेशर, सारी चीज़ें अगर कांस्टेंट रखते हैं तो फिर देखने को ये मिला एक्सपेरिमेंट में क्या, कि जो करंट फ्लो हो रहा था थ्रू द वायर, उस वायर से फ्लो होने वाला जो करंट था, उस सर्किट में फ्लो होने वाला जो करंट था, वो करंट सिंपली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। क्या था वो करंट? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था? वो करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था जो आपने उस वायर के एंड्स पर बैटरी लगाया है या फिर जो वायर के एंड्स पे आपने वोल्टेज लगाया है। वोल्टेज को और स्टैंडर्ड लैंग्वेज में बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस के। तो जो करंट फ्लो हो रहा है उस वायर में, वो करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस विच इज़ अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ वायर। तो जितना ज़्यादा आप उस वायर के एंड्स पर वोल्टेज लगाएंगे, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, जितनी बड़ी बैटरी आप यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा उस वायर में करंट फ्लो होगा। और ये कुछ इस तरीके से पैटर्न होता है क्या, कि अगर आप बैटरी 2 वोल्ट की यूज़ करते हो और मान लो करंट 2 एम्पियर फ्लो हो रहा है, तो अगर तुम 4 वोल्ट की बैटरी यूज़ करोगे तो करंट 4 एम्पियर फ्लो होगा। और अगर आप 8 वोल्ट की बैटरी यूज़ करते हो तो करंट 8 एम्पियर फ्लो होगा। मतलब अगर करंट डबल, यहाँ पर जो वोल्टेज डबल कर दोगे तो जो फ्लो हो रहा है सर्किट में करंट वो भी डबल हो जाएगा। अगर आप वोल्टेज 3 गुना कर देते हो तो करंट भी 3 गुना हो जाएगा। और अगर आप वोल्टेज को जैसे जैसे बढ़ाओगे वैसे वैसे करंट भी लीनियरली इंक्रीज करेगा। इन शॉर्ट यहाँ पर जो करंट है
वो वोल्टेज के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितना ज़्यादा वोल्टेज बढ़ाएंगे वैसे उसी अमाउंट में करंट भी बढ़ता चला जाएगा, और ये लीनियर रिलेशन होता है। अगर आप वोल्टेज को डबल करेंगे करंट डबल होगा, और अगर आप वोल्टेज को 3 गुना करेंगे तो करंट भी 3 गुना हो जाएगा। अगर हम ये लिखते हैं I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, तो इसका मतलब ये भी है कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। और अगर हम इस साइन को यहाँ से हटाएंगे तो ये आएगा यहाँ पर V इज इक्वल्स टू R टाइम्स ऑफ I, वेयर R इज वॉट, वेयर R इज द कॉन्स्टेंट, जिस R को बोलते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ वायर। अच्छा, एक चीज़ तो आपने सर बता दी, चलो ठीक है, ये भी समझ में आ गया, ये भी आया था, ये तो चलो एग्जाम्पल के थ्रू समझ में भी आ गया। ये जो उनका स्टेटमेंट था ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, चलो ये भी समझ में आ गया। ग्राफ भी ठीक है कि अगर देखा जाए तो अगर आप वोल्टेज डबल करेंगे, ये वोल्टेज ये है, करंट ये हो जाएगा। और वोल्टेज आप डबल करेंगे तो करंट भी डबल हो गया। वोल्टेज 3 टाइम्स करेंगे तो करंट भी 3 टाइम्स हो गया। वोल्टेज 4 टाइम्स करेंगे तो करंट भी 4 टाइम्स हो गया, और एक ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ गया। ओके, ये भी क्लियर है, लेकिन ये समझ में अभी तक नहीं आया कि ये फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट है, इसका क्या राज था। तो मैं आपको एक चीज़ बिल्कुल क्लियर करना चाहूँगा यहाँ पे, क्या कि यार अगर तू ये एक्सपेक्ट करता है कि ये L लेंथ का वायर है और ये इसका एरिया A है, और अगर इसमें 2 वोल्ट की बैटरी तूने लगाई है, और अगर इसमें करंट 1 एम्पियर फ्लो हो रहा है, तो अगली बार अगर तू L लेंथ का वायर ना यूज़ करके बड़ा वायर यूज़ कर लेगा, और यहाँ पर टेम्परेचर 29 डिग्री सेल्सियस कर दिया, प्रेशर बढ़ा करके 2 पास्कल कर दिया, कुछ भी कर दिया, सब बदल दिया, फिजिकल कंडीशन बदल दी, और तुम अगर ये एक्सपेक्ट करते हो कि अब 2 वोल्ट की जगह 4 वोल्ट की बैटरी यूज़ करूँगा तो इसमें करंट पहले अगर 1 था तो अब 2 हो जाएगा, तो जनाब मुन्ना तुम गलत सोचते हो। नहीं, अगर तुम लेंथ, एरिया, प्रेशर, टेम्परेचर सेम रखोगे, तब अगर वोल्टेज डबल करोगे तो करंट डबल होगा, वोल्टेज 3 गुना करोगे तो करंट 3 गुना होगा। लेकिन अगर तुम ये फिजिकल कंडीशंस के साथ चेंजेस करते हो, छेड़छाड़ करते हो, और ये एक्सपेक्ट करते हो कि नहीं मैं तो वोल्टेज डबल करूंगा तो करंट डबल हो जाएगा, तो जनाब आप गलत सोचते हैं। यहाँ पर देखिएगा, वही मैंने आपको एग्जांपल देने की कोशिश करी। अगर मैंने लेंथ 2L कर दी, तो यहाँ पर और देखिए प्रेशर चेंज किया, टेम्परेचर चेंज किया, बैटरी का वोल्टेज डबल कर दिया, और ये सोचने लगा कि करंट भी डबल हो जाएगा। नहीं साहब, करंट डबल नहीं होगा, तब ओम्स लॉ फिर वैलिड नहीं रहेगा, है ना। कहने का मतलब ये है, ओम्स लॉ बिल्कुल वैलिड परफेक्ट तब होता है जब तुम उसकी ये शर्तें मान लो, क्या कि लेंथ, एरिया, प्रेशर, टेम्परेचर, फिजिकल कंडीशंस फुलफिल करो, कांस्टेंट रखो, तब आप बैटरी का वोल्टेज डबल करोगे, करंट डबल होगा। बैटरी का वोल्टेज ट्रिपल करोगे, करंट ट्रिपल होगा। बैटरी का वोल्टेज 4 टाइम्स करोगे, करंट 4 टाइम्स भी हो जाएगा। इन शर्तों को मानोगे तब। तो ये था बेसिक आपका ओम्स लॉ के बारे में। अब हम लोग डिस्कस करेंगे इसको डेमोन्स्ट्रेशन के ज़रिए, और आपको बहुत बेसिक आइडिया प्रोवाइड करूंगा, फिर मैं स्क्रीनशॉट आपको प्रोवाइड करूंगा इसका, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर मेरे पास ये ओम्स लॉ का पूरा सेटअप है। इस ओम्स लॉ के सेटअप में यहाँ पर मेरे पास एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस हमारे पास, और इस रेजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो होगा उस करंट को नापेंगे हम लोग यहाँ से इस मिली एमीटर की मदद से, ये जो मिली एमीटर है। और यहाँ पर जो हमारे पास इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमने कितना पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज अप्लाई किया, वो वोल्टेज यहाँ मेजर किया जाएगा इस वोल्टमीटर के थ्रू। और ये हमारे पास एक वेरिएबल रेजिस्टेंस रियोस्टेट है, और ये हमारे पास एक की। सो स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग को। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखिएगा ज़रा, मुझे इसकी रीडिंग को ध्यान से देखिएगा। जब मैंने रीडिंग 2 वोल्ट रखी तो करंट कितना आया, लगभग 20। ओके, मैं चेक कर लेता हूँ, हाँ जी 20। अब मैंने क्या किया, वोल्टेज को और इंक्रीज किया, वोल्टेज किया अपना कितना 4 वोल्ट, और करंट कितना हो गया लगभग 40। अब देख सकते हैं इस चीज को, उसी रेशियो में आगे बढ़ रहा है। अब मैंने वोल्टेज किया 6 वोल्ट, और करंट यहां पर हो गया 60, लगभग 60। अब देख सकते हैं उसी रेशियो में आगे बढ़ रहा है करंट। अब मैंने इसका वोल्टेज किया बढ़ा करके, और इस बार वोल्टेज है 7 वोल्ट। लेट मी चेक, हाँ जी 7 वोल्ट, और इस बार वोल्टेज 7 वोल्ट है, और करंट की वैल्यू है यहाँ पर 7 वोल्ट की करस्पॉन्डिंग 70। ओके, सो ये बिल्कुल कंफर्म करता है क्या कि मैंने इस वाले जो मैंने आपको सेटअप दिखाया अभी, इसमें मैंने रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज नहीं करी। मैंने जो वायर यूज़ किया है वो वायर ना तो उसकी लेंथ चेंज करी, ना उसका एरिया चेंज किया, ना कोई टेम्परेचर चेंज किया, ना प्रेशर चेंज किया, कुछ भी चेंज नहीं किया। बावजूद इसके हमने एक चीज़ और नोटिस करी, जब मैंने कोई भी फिजिकल पैरामीटर्स जैसे कि ये सारे पैरामीटर्स चेंज नहीं किए, तो जैसे जैसे मैं वोल्टेज बढ़ा रहा था उसमें वैसे वैसे उस वायर में
करंट फ्लो होता जा रहा था। बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे जैसे मैंने वोल्टेज बढ़ाया वैसे वैसे करंट भी फ्लो हो रहा है, वो भी ज़्यादा हो रहा है। तो ये हमारे ओम्स लॉ को वेरीफाई करता है। मैं समझता हूँ वो बहुत बेसिक समझ में आया होगा ये चीज़ें। और आप सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, जितना ये लिखा हुआ है ऐसे लिखिए, फिर इसके बाद डायग्राम वगैरह मत बनाइएगा, डायग्राम की नीड नहीं है, डायरेक्ट जिसको ऐसे लिख लीजिए। उसके बाद मैं इसका प्रूफ करता हूँ और टॉपिक को फिर हम एंड करते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रूफ है और एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो उसको प्रूफ स्टार्ट करने के लिए ज़रा मान करके चलते हैं एक तार, उस तार की लेंथ कितनी है, उस वायर की लेंथ क्या है, L, जैसे मैंने पहले भी वाले लेक्चर में बताया था, फिर से रिपीट कर दूं। इस द ये यहाँ पे L क्या है, यहाँ पर L इज़ द लेंथ ऑफ वायर। और इस वायर का जो ये गोल गोल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ये A। और हमने यहाँ पर एक बैटरी कनेक्ट करी है, बैटरी 20 वोल्ट की बैटरी है। प्लस टर्मिनल से वाला एंड कनेक्ट है, जिसकी वजह से वाला एंड किसकी तरह बिहेव करेगा, प्लस की तरह। और माइनस वाले एंड से, ये बैटरी के माइनस वाले टर्मिनल से वाला एंड कनेक्ट है, ये माइनस की तरह बिहेव करेगा। ओके, तो एक बात बताइए, प्लस से, वायर के प्लस से और ये वायर के माइनस की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड वायर के अंदर डेवलप हो जाएगा। ये उसकी डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की, प्लस से माइनस, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई। सिंपली जब इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो ही जाएगा तो आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन चुप बैठने वाला है नहीं, इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है, और नेगेटिव चार्ज मूव करता है, नेगेटिव चार्ज अट्रैक्शन फोर्स फील करता है किस चार्ज की तरफ, पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, किस वेलोसिटी से, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करेंगे इस वायर के प्लस टर्मिनल के, आई मीन प्लस वाले एंड की तरफ, या ये भी कह सकते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी से हमारे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। तो इसमें यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें मेंशन भी करती हैं। ठीक इसी तरीके से आप ओम्स लॉ को पेपर में लिख के आएंगे, कोई नंबर नहीं कटेगा, इस बात की गारंटी। यहाँ पे L क्या है, L इज द लेंथ ऑफ वायर, A क्या है, A एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, E क्या है, E इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप इनसाइड द वायर। तो इस तार के अंदर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ, E। V क्या है, V पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ वायर। तो भैया सीधा सीधा है, इस वायर के एंड्स पे मैंने एक बैटरी लगा रखी है, और वायर उस बैटरी का वोल्टेज कितना है, 20 वोल्ट की बैटरी हमने यहाँ पर प्रोवाइड की है। आगे देखते हैं VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन्स की, और उसके आगे लिखा हुआ है भाई N है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। यार ये क्या होता है, तो मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि मान लो इस वायर का टोटल वॉल्यूम 1000 है, इस वायर का टोटल वॉल्यूम मान लो 1000 मीटर क्यूब है, 1000 मीटर क्यूब टोटल वॉल्यूम है इस वायर का, और इस 1000 मीटर क्यूब में 10,000 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 10,000 इलेक्ट्रॉन्स। इस 1000 मीटर क्यूब में 10,000 इलेक्ट्रॉन्स अगर हैं, तो मुझे आप एक बात बताइए कि 1 मीटर क्यूब में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो आपने कहा था साहब 1 मीटर क्यूब में होंगे, डिवाइड कर लो, आंसर आ जाएगा 10,000 ऊपर 1000 नीचे, 3 और 3 0 कैंसिल, तो आंसर आया 10। अभी 10 क्या है, ये 10 है यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस वायर के यूनिट वॉल्यूम में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है, उसी को हम लोगों ने n नाम दिया है। तो n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मुझे बोलना चाहिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ वायर। तो चलिए इसमें स्टार्ट करते हैं ओम्स लॉ में डेरिवेशन। सबसे पहले मुझे एक बात बताइए कि इस वायर का वॉल्यूम क्या होगा। अगर इस वायर का एरिया क्रॉस सेक्शन A है और अगर इस वायर की लेंथ L है, तो बताइए इसका वॉल्यूम क्या होगा। तो पिछले लेक्चर में भी मैंने एक चीज़ डिस्कस करी थी कि अगर आपसे कोई ये पूछता है कि वॉल्यूम क्या होगा, तो आप उसका जवाब देंगे एरिया इंटू लेंथ। कैसे, जैसे बात करो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है L इंटू B इंटू H। तो यार उसमें L इंटू B क्या है, एरिया, और H क्या है, हाइट, मतलब डिस्टेंस। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया इंटू डिस्टेंस, मतलब एरिया इंटू लेंथ। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हुआ, एरिया इंटू लेंथ, सिंपल, एरिया इंटू लेंथ। ओके, अच्छा एक बात बताइए, यूनिट वॉल्यूम में n इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इतने वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सिंपल n से मल्टीप्लाई कर दीजिए टोटल वॉल्यूम का। अरे यार ये n क्या है ये n, तो ये n है इलेक्ट्रॉन्स का नंबर, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का नंबर, जो कि 1 यूनिट वॉल्यूम में है, और आपके पास टोटल वॉल्यूम कितना है, इतना, तो मल्टीप्लाई कर दो ना। टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द वायर, इस वायर के अंदर टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, आपने मल्टीप्लाई कर दिया, n इंटू A इंटू L। चलिए अब इसके बाद आता है कि भाई टोटल फ्री चार्ज कितना होगा, कितना चार्ज होगा इस वायर के अंदर फ्री चार्ज। तो यार एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, E, और कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास, NaL, इतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। फिर से चेक करो कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, NaL, ठीक है, और कितना एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज, E, तो टोटल कितना फ्री चार्ज हो जाएगा, NeAl, ये हो जाएगा फ्री चार्ज। चलिए साहब बहुत बढ़िया, फिर हमारे पास टोटल फ्री चार्ज आ गया, और पूछा क्या है, करंट। क्या मुझे अपने कोई करंट का फॉर्मूला बता सकता है, क्योंकि भाई ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, ये सारा नाटक क्यों किया जा रहा है। अरे सारा खेल इसीलिए रचा जा रहा है जनाब, क्योंकि ओम्स लॉ में 2 वेरिएबल्स हैं, एक है करंट और एक है वोल्टेज। एक तरफ करंट निकाल लिया, एक तरफ वोल्टेज निकाल लिया, तभी तो कुछ ना कुछ सॉल्व कर पाऊंगा। ओके, तो यार यहाँ पे बताओ, यहाँ पे करंट की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से करंट की वैल्यू होगी I बराबर Q/T। चार्ज कितना है, NeAl, चार्ज की वैल्यू NeAl। और टाइम, तो भाई एक बात बताओ, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड।
क्या छोटी क्लासेस में आप लोगों ने टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड पढ़ा है? आपका जवाब है नहीं, हम नाइन्थ भी भूल जाते हैं, कोई बात नहीं है। तो अब फिर सुनो, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस क्या है? एल, और स्पीड क्या है? वी डी। सब पढ़ा, तुम नहीं पढ़ा, हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है ना, ये बोल रहे होगे कोई बात नहीं है। टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, गाली दो से ज़्यादा नहीं देंगे, ठीक है। टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना है यहाँ पर? डिस्टेंस है एल और स्पीड क्या है? वी डी। तो डिस्टेंस है एल और स्पीड क्या है? वी डी। तो एल से एल कैंसिल, वी डी आ गया ऊपर, तो यहाँ से सिंपल। अरे यार, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस क्या है? ये डिस्टेंस एल, और इलेक्ट्रॉन्स को चलने के लिए कितनी स्पीड मिली है भाई? वी डी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी या ड्रिफ्ट स्पीड। एल से एल कैंसिल, वी डी आ गया ऊपर, तो आई बराबर हो गया एन ई ए वी डी। आई की वैल्यू क्या आई? एन ई ए वी डी। अच्छा, इसके बाद आता है आपके सामने, यार ये तो बात हो गई करंट की। अब एक बात बताओ यार मुझे, मैं बस यहाँ पे वीडी की वैल्यू पुट करूँगा, बस मेरे को वीडी की वैल्यू पुट करनी है और मेरा आंसर मेरे पास आ जाएगा। यार एक बात बताओ, हम ये भी जानते हैं क्या कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? पिछले लेक्चर से मैंने जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी का प्रूफ किया था, आई थिंक वो लेक्चर नंबर 3 या 4 है, उनमें से एक लेक्चर है, आप प्लीज़ उसको कंसर्न जरूर करें। और उस लेक्चर में मैंने साफ साफ डिराइव किया है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला है ई अपॉन एम मल्टीप्लाई टाउ। इसमें ई है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैपिटल ई है इलेक्ट्रिक फील्ड, एम इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? लगातार इलेक्ट्रॉन की दो टक्कर के बीच का समय। द टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। तो यहाँ पे भाई हमारे पास वी डी की वैल्यू आई ई अपॉन एम मल्टीप्लाई टाउ। अब बात आती है एक फॉर्मूला, जरा मैं आपको बताना चाहूँगा यार, कहीं पे यहाँ पे वी तो वोल्टेज तो आ ही नहीं रहा, अब वोल्टेज कैसे इंट्रोड्यूस करें? तो मैं आपको एक ट्रिक सिखाना चाहूँगा। अभी ट्रिक मैंने अपने स्टूडेंट्स को भी सिखाई है, मैं आप लोगों को भी ट्रिक बताना चाहता हूँ। ऐसे याद करने का तरीका, आपने एक डिग्री का नाम सुना होगा, बी एड, है ना, बी एड सुना है हमने, बी एड का नाम सुना है। बी बड़ा है, बी ऐसे लिखा है, बी एड, ओके। अब इसमें क्या थोड़ा सा चेंजेस कर दो, आप बी की जगह लिख दो वी, और यहाँ पर वी एड, क्या आया? वी एड। वी फॉर वोल्टेज, ई फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, डी फॉर डिस्टेंस। फिर से, वी फॉर वोल्टेज, ई फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, डी फॉर डिस्टेंस। डिस्टेंस यहाँ पे डिस्टेंस क्या है? एल। डिस्टेंस यहाँ पे क्या है? एल। तो v बराबर ई इंटू एल, वी बराबर ई इंटू एल, तो v बराबर ई इंटू एल है, ठीक है। तो यहाँ से e की वैल्यू हो जाएगी v बाई एल, ओके। सो e इज इक्वल्स टू v बाई एल। अरे यार, e बराबर v बाई एल चुपचाप यहाँ पुट कर दे, तेरे सामने आंसर आया, वी डी बराबर ई वी अपॉन एम एल मल्टीप्लाई टाउ। क्या कह रहा हूँ? सिंपल यार, कि जो e की वैल्यू है v बाई एल वो यहाँ पुट कर दे, तो यहाँ से आ जाएगा तेरे सामने ई वी अपॉन एम एल मल्टीप्लाई टाउ। सो सिंपल, ठीक है। अब यहाँ पे आपके सामने फर्स्ट इक्वेशन ये है, सेकंड इक्वेशन ये है। अब सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन पुट कर दो और जनाब आपका ओम्स लॉ डिराइव हो चुका है। सबसे पहले इसका लो स्क्रीनशॉट, मैं यहाँ पे साइड से हट जाता हूँ और उसके बाद मैं इसे अभी जस्ट कंप्लीट कर देता हूँ, ओके। सो आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसके बाद ज़रा देखें इसे, जल्दी से एंड करें इस टॉपिक को। उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा, काफ़ी आसान टॉपिक है। डेमोन्स्ट्रेशन के जरिए देखा इसको हम लोगों ने और प्रूफ भी देख लिया, अभी सारी चीज़ देखी विद इन 20 मिनट से टॉपिक अभी ग्रिप में आ जाता है। और भाई प्लीज़ पेन पेंसिल का यूज़ कर लेना, विदाउट पेन पेंसिल आप लोग समझते हैं कि समझ में आ गया, हाँ समझ में तो आ जाएगा, लेकिन वो उतनी जल्दी ख़त्म भी हो जाएगा दिमाग से, ठीक है। तो यहाँ पर हम लगा दें पुट इक्वेशन नंबर, पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन नंबर 1। आप 2 को 1 में पुट कर दीजिए तो आपके सामने आएगा I बराबर एन ई ए, वी डी की वैल्यू आप ये उठाकर यहाँ पुट कर दीजिए, ई वी अपॉन एम एल मल्टीप्लाई टाउ। आप एक काम करिए, यहाँ से एन ई मल्टीप्लाई ई क्या हो जाएगा? ई स्क्वायर, एन ई स्क्वायर ए टाउ अपॉन एम एल। बिल्कुल एक किनारे पर वी को, उसको घर से निकाल दीजिए, वी एक तरफ आ गया, है ना। सर आपको तो मजाक करना भी नहीं आता अरे नहीं, ऐसा नहीं है यार, 15 मिनट में कैमरे के सामने क्या मजाक करूँ, है ना। वो भी जल्दी से, ये लगता है जल्दी जल्दी वीडियो एंड करो, बच्चों की जल्दी समझ में आ जाए। हाँ जी, तो यहाँ से v की वैल्यू क्या होगी? तो यहाँ से v की वैल्यू निकाल लो, यहाँ से v की वैल्यू, तो यहाँ से v की वैल्यू हो जाएगी, सब कुछ इधर ट्रांसफर कर दो लेफ्ट साइड में, एम एल, और ये नीचे आ जाएगा एन ई स्क्वायर ए टाउ इंटू आई। अरे सर ये नाटक करने की क्या ज़रूरत थी? अभी बताता हूँ भाई, अभी बताता हूँ, अभी बताता है मैं रुको यार, एक बात बताओ, बाय ओम्स लॉ v बराबर r मल्टीप्लाई आई। तो एक बात बताइए, ओम्स लॉ में क्या था? v बराबर r मल्टीप्लाई आई था। तो वोल्टेज बिल्कुल अलग होता है, I के साथ कुछ ना कुछ कनेक्ट होता है, जिसे रेजिस्टेंस बोलते हैं। यहाँ पर मैंने इसीलिए वोल्टेज को बिल्कुल सेपरेट कर दिया और सारा कुछ जो भी ये सामान था सारा का सारा I को, जो I के पास भेज दिया। तो एम एल ऊपर, एन ई स्क्वायर ए टाउ नीचे, तो v इज इक्वल्स टू एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ
मल्टीप्लाई आई। अगर आप कंपेयर करेंगे इन दोनों को, ऑन कंपेयरिंग वी गेट वी आई, तो ये सारा का सारा क्या है, रेजिस्टेंस आर। आप यहाँ तक इसको नोट कर लीजिएगा, इसको जो है सेव कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब टॉपिक को यहाँ पर एंड करते हैं। ये हो गया हैंस प्रूव्ड, पेपर में आएगा 3 मार्क्स में आया था, प्रूव कर देना, हैंस प्रूव्ड, दिस इज अवर ओम्स लॉ। So thank you so much for having me so patiently and have a nice day.